नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे आपके साथ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो क्लास 10th के लिए टॉपिक है उसके पार्ट 2 की। ठीक है, पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 पहले ही आ चुका है। ठीक है, बहुत अच्छा बना था वो पार्ट। ठीक है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे उससे पहले ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, नॉलेज फैक्टर यूट्यूब चैनल है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं तो, और शेयर ज़रूर कर देना ताकि आपके फ्रेंड्स का बेनिफिट उठा सके। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर 7895437652 ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, अपने जो भी स्टडी ग्रुप्स है या फिर स्कूल का या कहीं का भी। ठीक है, वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, यहाँ आप मेरे को फॉलो करिए, मैसेज करिए। अगर कोई भी दिक्कत होता है, PDF चाहिए चाहे तो इस टॉपिक की, उस बारे में आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज हम इस टॉपिक में मैं क्या बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग क्या होती है, बैलेंसिंग क्यों होती है। ठीक है, और उसके मतलब क्या बैलेंसिंग करके क्या होता है, फ़ायदा क्या है। ठीक है, ये चीज़ करेंगे और बैलेंसिंग करना सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि बैलेंसिंग कैसे करी जाए। क्वेश्चन आता है पेपर में कि बैलेंस करके दिखाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फिजिकल स्टेट्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको, केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड। तो अगर किसी चीज़ के पीछे S लिखा हुआ है तो वो सॉलिड होती है, ब्रैकेट में लिखते हैं। देखो जैसे मैंने लिखा C+O2। ठीक है, और इसके पीछे S लिख दिया किसी के पीछे भी मान लीजिए, तो मतलब ये जो चीज़ है या ऑक्सीजन है जैसे, ये सॉलिड है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, S लिख दिया तो मतलब सॉलिड है। ठीक है, और L लिख दिया तो मतलब लिक्विड है, G लिख दिया तो गैस, और AQ मतलब होता है एक्वस। एक्वस मतलब क्या होता है? एक्वस मतलब ऐसी सॉल्यूशन जिसमें पानी ज़्यादा हो, मतलब पानी प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल देखिए, एक रिएक्शन लिखी हुई और यहाँ पे लिखा हुआ है सबके पीछे S लिखने का मतलब ये चीज़ सॉलिड है, ये चीज़ कैसी है, सॉलिड है। इसके पीछे S लिखा हुआ, यहाँ पे L लिखा हुआ है तो मतलब वाटर, लिक्विड ही वाला। ठीक है, केस है। और ये लास्ट है आपका, ये क्या है, एक्वस। एक्वस मतलब इतने, इसमें क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है। ठीक है, CaOH को वोल्टाइज जो सॉल्यूशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है, उसमें पानी ज़्यादा है, मतलब पानी में घुला हुआ है। ठीक है, एक्वस का ये मतलब होता है AQ लिखने का। अब बात हम करते हैं बैलेंसिंग कि बैलेंसिंग क्यों करी जाती है और क्या सोच के हम लोग बैलेंसिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बैलेंसिंग की जब बात होती है तो हुआ क्या ना, देखो आज तक हम जो भी पढ़ते थे मोस्टली हम लोग अनबैलेंस इक्वेशंस पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ी होगी H2+O2 गिव्स H2O, ये ऐसे करके आपने रिएक्शन पक्का पढ़ी होगी। ठीक है, 112% श्योर, ये पढ़ी थे यहाँ कोई। ठीक है, तो यहाँ पे ना दिक्कत ये हो रही थी, ध्यान से देखिएगा जो आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ ऑक्सीजन में। यहाँ 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ सिर्फ 1 ऑक्सीजन। ऐसा हो कैसे रहा है? ठीक है, इस बारे में सोचते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 रिएक्टेंट में, और यहाँ प्रोडक्ट में 1। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, जितने प्रोडक्ट में होने चाहिए उतने रिएक्टेंट में भी होने चाहिए, तभी तो सेम रहेगी ना चीज़ें, तभी आपका कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बैलेंसिंग क्यों करी जाती है, ताकि आपका कंजर्वेशन ऑफ मास का टॉपिक क्लियर हो सके। तो बैलेंसिंग में यहीं का लिख दिया जाएगा साइड नीचे, कंजर्वेशन ऑफ मास, ताकि आपको पता हो हम लोग बैलेंसिंग करते हैं ताकि कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड हो सके। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, याद करिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। या फिर और पढ़ा होगा आपने, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि आपने जितना मास रिएक्शन से पहले था यानी रिएक्टेंट का था, उतना ही मास रिएक्शन के बाद यानी कि प्रोडक्ट का भी उतना ही होता है। ठीक है, सिंपल सा ये पढ़ा था आपने। ठीक, ये चीज़। इसके बाद ये देखिए पूरी डेफिनेशन प्रॉपर आपके सामने बैलेंसिंग की है। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, किस साइड, रिएक्टेंट के भी साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी इक्वल होते हैं। ठीक है, एग्जांपल ये देखिए, ये एक बैलेंस इक्वेशन है जी, नहीं ये बैलेंस नहीं है, ये 2 है, हाइड्रोजन के इधर 2 हैं ऑक्सीजन के, और यहाँ हाइड्रोजन के 2 है लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये चीज़, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको प्रॉपर तरीका बताता हूँ। क्या करिएगा आप, क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो एक टेबल बनानी है आपने। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आया बैलेंसिंग का तो एक टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल में 3 कॉलम। ठीक, एक यहाँ लिखना है एटम, जिस बारे में बात होगी, जो एटम होंगे, जैसे यहाँ पे कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 ही चीज़ें। अगर क्लोरीन होता क्लोरीन लिखता है, ये कोई भी एटम। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिखे। यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट, क्या क्या लिखा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट के साइड कितने वो है एटम, देखो 2 है, रिएक्टेंट के नीचे 2 आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने रिएक्टेंट के साइड 2 है तो 2 लिख दिए। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने हैं 2, लेकिन प्रोडक्ट में 1 है खाली। ठीक है, प्रोडक्ट में कितने खाली 1, ये था आपका ये चीज़। ठीक है, इसके बाद
बड़ा ही सिंपल था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। इसकी मैं डाउट सेशन भी चलवाऊँगा, ठीक है, ज़ूम ऐप पे, फिर आपको टाइमिंग बता दूँगा बाद में, ठीक है। तो ये था, देखिए अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि बैलेंस कैसे करें फिर, है ना। क्योंकि देखो मैंने कहा बहुत बढ़िया हमारे पास कंडीशन तो बहुत सही बनी हुई, हाइड्रोजन में कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन इधर भी दो इधर भी दो। हमने कहा बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत थी आपके साथ ऑक्सीजन में, दिक्कत किस में थी आपके साथ, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन कैसे संभाला जाए, ठीक है। तो देखते हैं अब करना क्या है। यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 2 थे, यहाँ 2 था, ये 1 था, ठीक है। चलो क्या करेंगे, अब आपको पता है इस 2 को हम लोग कभी भी डिवाइड नहीं करते, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, ठीक है। याद रखिएगा, बैलेंसिंग करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई करा जाता है, ठीक है। तो आपने इस 1 को 2 बनाना है मतलब, ठीक है। तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी रिएक्शन कुछ ऐसी दिखेगी। देखो आप लिखोगे मल्टीप्लाई H2O, क्योंकि प्रोडक्ट की साइड में कौन है, H2O है, उसको किससे मल्टीप्लाई करा आपने, 2 से। किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से, तभी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ज़रा ध्यान से, देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अभी आपने खाली, ठीक है। एक बीच में स्टेप कम है, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, अभी 2 को मत लिखने वाले को, ठीक है। आपको क्या लिखना है, आपके पास पहले था H2 + O2 गिव्स H2O था, आपने 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करा, टेबल बनाने के बाद आपको दिखा कि हाँ भाई 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 थे, तो 1 और 2 का एलसीएम से करते हैं हमेशा, ठीक है। ये था। अब आप सॉल्व करेंगे, ये बनेगा H2 + O2 और ये बनेगा आपका 2H2O, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो ऊपर मल्टीप्लाइंग H2O/2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग H2O/2, ठीक है। ये था। इसके बाद जब आपका इतना काम हो जाए, अब देखिए अब क्या दोबारा टेबल बनाएंगे। हर बार क्वेश्चन में टेबल ज़रूर है बनाना, ठीक है। कैसे बनाई टेबल, यहाँ एटम लिखेंगे, यहाँ रिएक्टेंट का, यहाँ प्रोडक्ट, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 ही एटम है अभी भी, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, 2, प्रोडक्ट किस तरफ कितने, प्रोडक्ट की तरफ ना अब आपके 4 होंगे, क्योंकि वो है 2H2O। देखिए ऊपर 2H2O लिखा, 2H2O मतलब हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गए, ऑक्सीजन तो 2 हैं दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं ऑक्सीजन में। दिक्कत हो गई इस बार हाइड्रोजन को बैलेंस करो। अब हाइड्रोजन 2 किस तरफ मल्टीप्लाई करोगे, जहाँ कम है तो यहाँ 2 है, इधर करोगे ना मल्टीप्लाई, तो आपने क्या करा इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 होता है, क्योंकि तब आप लिखोगे मल्टीप्लाई हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड बाई 2, मल्टीप्लाई हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड बाई 2। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अब कैसा दिखेगा, देखो इस तरह आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई लिखने के बाद अब आपके एटम लास्ट में एक और टेबल बनेगी, तो इस बार आपकी टेबल कुछ ऐसी दिखेगी। देखो एटम में कौन कौन, हाइड्रोजन कितने, इधर भी 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन कितने, 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो ऐसे करना है बैलेंस। बैलेंस पे अगर आप चाहोगे तो मैं पूरी एक क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आऊँगा, बस कमेंट में बता देना कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अगर होगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। पूरी वैसे तो पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करवानी है, ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप बताता हूँ कि बैलेंसिंग करने से पहले आपको क्या क्या स्टेप को ध्यान रखने हैं। यही आपके स्टेप हमेशा काम आएंगे, पहले बता दिया, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप, जो भी आपकी रिएक्शन दे रही है उसको केमिकल इक्वेशन में बनाओ। अब आप बोलोगे ये कैसे, तो कभी कभार क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल आपने को लिख के दे दिया कार्बन, मैक्सिमम टाइम वो ऐसे लिख के देगा कार्बन + ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे लिख के दे देगा। पहला काम आपका इसको क्या बनाना है, रिएक्शन में कन्वर्ट, इक्वेशन बनाना है। अब मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है फ़र्क, केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम इनके सिंबल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सिंबल्स। जैसे कार्बन, यहाँ देखिए कार्बन का सिंबल C आएगा, ऑक्सीजन का O2, कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो ऐसे कहना चाह रहा है वो कि आप रिएक्शन है ना, रिएक्शन है नहीं रिएक्शन, इसको आप क्या बना दो, इक्वेशन बना दो। क्या बना दो, इक्वेशन मतलब सिंबल्स बना दो, ठीक है। पहला पॉइंट ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, मतलब सिंबल्स में कन्वर्ट करो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करिए, टेबल बनाने वाले की बात कर रहा हूँ। टेबल जो आपको बनाना सिखाया मैंने, क्या बोला, एटम लिखना है, इधर रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट, ठीक है। एटम में जो जो एटम होंगे आपकी रिएक्शन में। तीसरा स्टेप मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ताकि दोनों तरफ इक्वल बन जाए। क्या बन जाए, इक्वल, ठीक है। जितने रिएक्टेंट की तरफ है उतने प्रोडक्ट की तरफ हर एक एटम को करना है, ठीक है। और हाँ, एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट, ये वाला स्पेशल पॉइंट आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, ये ध्यान से सुनिएगा क्या है। हमेशा बैलेंस करिए एटम को जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा है। पहले अपना सब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे नहीं फोड़ना, मतलब अपना जो दिमाग है पहले बाकी पे लगाना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट में देखना, ठीक है। पहले अपना दिमाग किस में लगाना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा, ठीक है, यानी कार्बन होगा, क्लोरीन होगा, जो भी और चीज़ें होंगी, ठीक है, उन पे लगाना। पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पे सीधा मत पहुंच जाना, ठीक है। बाकी ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। अगर आपको डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा छोटा सा और टॉपिक है, ठीक है,
वैसे बैलेंसिंग की मैं जब NCERT कराऊंगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनेगा, ठीक है। मोस्टली वो जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तभी होगा वो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा आपको NCERT का, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। इन टेक्स्ट सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ होंगे तभी बनाने में भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। 2 टाइप की रिएक्शन की बात करेंगे हम, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब आप बोलेंगे कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है, तो सिंपल है, एक्स से आप क्या रखें, जैसे आपने सुना होगा, मैंने आपको ये बोला एक ट्राइंगल है, ये आप सुनते ही है, एक्सटीरियर मतलब इसके बाहर, एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, बाहर। तो सबको पता है EX लगा मतलब एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो जिस भी चीज़ में हीट बाहर निकलती है, क्या बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब आप बोलोगे कैसे, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। जब भी 2 चीज़ें, देखो क्या होता है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के एटम जब कंबाइन होते हैं ना, तो दोनों टकराते हैं तो हीट निकलती है बाहर। क्या निकलती है, हीट बाहर निकली। क्या बाहर निकली, हीट। और जब हीट बाहर निकलती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। कोई आपसे पूछे व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है या हीट रिलीज होती है, मतलब हीट का बाहर निकलना, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं बहुत अच्छे, ठीक है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट निकल रही है बाहर, ठीक है। इसमें CH4 मीथेन बोलते हैं CH4 को, ठीक है। 2O2 ये पूरी बैलेंस करके दे रही है आपको, ठीक है, हीट बाहर निकल रही है। अब आप बोलोगे एंडोथर्मिक क्या होती है, फिर एंडोथर्मिक में आपको हीट देनी पड़ती है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब करी जाती है। क्या करी जाती है, हीट एब्जॉर्ब। जैसे एक एग्जाम्पल है, देखिए दिख ही रहा होगा आपको कि CaCO3 था, आप देखिए, चलिए एंडोथर्मिक रिएक्शंस का आपको एक एग्जांपल बता रहा था मैं। CaCO3 है, ठीक है, इसको अगर आप हीट दोगे, ठीक है, हीट देनी पड़ेगी तभी ये टूटता है CaO प्लस किसमें, CO2 में, ठीक है। तो कहने का मतलब है CaCO3 को क्या करा आपने, हीट दी, तभी तो बोलते हैं इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब करी जाती है। क्या करी जाती है, हीट एब्जॉर्ब करी जाती है, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि एंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या है। याद रखिएगा, आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है शायद, जिसमें आपको डिफाइन करना है, डिफरेंस करना है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का इधर से है और साथ में एग्जाम्पल भी देना है, तो ये रहे उनके एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये चीज़। और ये एग्जाम्पल्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा इस पूरे चैप्टर में। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक्सरसाइज का ही है, जरा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर। मतलब 2 रिएक्शन के बारे में बोल रहा है वो, किस किस के बारे में, कि जो रिएक्शंस होती है ना, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, वो कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, ये बताना है आपको, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आराम से, कोई दिक्कत की भी नहीं, बड़े मज़े में समझ में आ जाएगा। तो सुनिए, रेस्पिरेशन जो होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि खुद ही सोचिए जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, ठीक, रेस्पिरेशन में क्या होता है, आप सांस लेते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, ग्लूकोज आपकी बॉडी में बना रहता है, ठीक है, ग्लूकोज आपकी बॉडी में बन जाता है, पहले खाने से ग्लूकोज बन जाता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जैसे आप ऑक्सीजन लेते हैं, यानी आपने रेस्पिरेशन किया, तो आप रिलीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, वाटर रिलीज़ करते हैं, और साथ में एनर्जी रिलीज़ करते हैं, और ये एनर्जी निकलती है हीट की फॉर्म में होती है, ठीक है। एनर्जी रिलीज़ करते हैं, यानी कि आपने एनर्जी रिलीज़ करी, रिलीज़ करना मतलब एक्सो, तो एक्सोथर्मिक इसलिए बोल रहा है, ठीक है। वो बहुत ही क्लियर वर्ड्स में मैंने बताया आपको कि रेस्पिरेशन का एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब रेस्पिरेशन होती है तो आप एनर्जी रिलीज़ करते हैं। कब करते हैं एनर्जी रिलीज़, तो जब आप खाना खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिक्स होता है तो एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। आप पिछले साल पढ़ चुके हैं, ये पूरी रिएक्शन है, चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है, सिंपल, ये बताया मैंने आपको। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट ये कि ये एक और एग्जांपल है, ये एक और रिएक्शन है, मैंने उसमें वो रिएक्शन थी, ये इक्वेशन है, ठीक है। ये ऊपर देखिए, ये रिएक्शन थी, ये, ठीक है, और ये इक्वेशन है, बताया ना फ़र्क दोनों में, इक्वेशन में सिंबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट चीज़ फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि फोटोसिंथेसिस कैसी है, एक्सो है कि एंडो है। तो खुद ही सोचिए, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वैसे बता दो आपको, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक होती है। क्यों, क्योंकि वो आपको भी पता है फोटोसिंथेसिस में होता है क्या है, हीट एब्जॉर्ब करी जाती है। खुद ही सोचिए, सनलाइट क्या करी जाती है, एब्जॉर्ब करते हैं। कौन करता है एब्जॉर्ब, लीव्स करते हैं। और आपको एक छोटी सी और एक स्पेशल पॉइंट बता देता हूँ, मस्त था, अगर आपने पढ़ा हो ग्रेनम, ठीक है, पढ़ना ज़रा, कि जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तब अलग तरीके से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। ये आपका लाइफ प्रोसेस में आएगा आगे अगले चैप्टर में, अभी बता रहा हूँ बस थोड़ी सी ऐसी हिंट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कि जब सनलाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है, तब अलग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और जब नहीं होती, सनलाइट एब्सेंट होती है, तब अलग तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। तो ये बताना था। बाकी फोटोसिंथेसिस आपको पता है एंडोथर्मिक है, क्यों, क्योंकि उसमें
हीट एब्जॉर्ब करी जा रही है, लाइट एब्जॉर्ब करी जाती है, और एब्जॉर्ब मतलब एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन है देखिए CO2, ये देखिए इसके ऊपर सनलाइट क्या करी, एब्जॉर्ब कराई गई। ठीक है, तो ये था, मैंने आपको इस पार्ट में बताया क्या क्या, बैलेंसिंग बताई थोड़ी सी, लास्ट में आपको एक्सो एंडो बताया। ठीक है, और बाकी थोड़ी बहुत आपको ऐसी फोटोसिंथेसिस और एस्पिरेशन वाला क्वेश्चन करवाया। तो इतना था इस वीडियो में, हमने ये सब सीखा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पार्ट थर्ड वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। मेरे ख्याल से एक्जैक्टली 2 पार्ट और लगेंगे, 2 पार्ट में आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और लास्ट पार्ट हम करेंगे NCERT का। तो टोटल अब आपके 3 पार्ट बच चुके हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, जिसने पहले पार्ट नहीं देखे हैं, पहले के पार्ट भी देख लेना, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी मैथ्स वगैरह का भी कोर्स चल ही रहा है। ठीक है, आप चाहे आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ा रखा है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ा रखा है टॉपिक वाइज। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की भी। ठीक है, तो आप वहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मैं जानबूझ के बीच में गैप इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप एक वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आप NCERT पढ़ना चाहें तो NCERT भी पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज। चलिए फिर, बाय बाय।